वेलकम वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर, जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई इन न्यूज़ 2021। दोस्तों एग्ज़ाम क्रैकर ट्रिक है दोस्तों, ये ओनली प्रेजेंट किया गया है मिश्रा सर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आरआरबी पीओ क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का मेंस, ये तीनों एग्ज़ाम बैक टू बैक होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे मेंस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये उसका आंसर होगा 1934। आपको मैं आज आरबीआई के बारे में न्यूज़ तो ठीक है लास्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको आज आरबीआई के बारे में डिटेल में एनालिसिस भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें, इसकी हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री प्रेजेंट तक हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई का जो एक्ट है वो कब आया था दोस्तों? वो आया था 1934 में, ठीक है। आरबीआई एक्ट वॉज पास इन 1934। देन क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो आखिरकार स्टेब्लिश कब किया गया था? वो ईयर भी पूछा जा सकता है और वो मंथ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935, ठीक है दोस्तों। आज़ादी से पहले का है ये। आज़ादी 1947 को मिली थी, लेकिन उससे पहले 1935 को ये बैंक स्टेब्लिश्ड हो गया था अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब मंथ याद रखिएगा, अप्रैल 1, तभी से इसकी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पहले बात की जा रही है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई वाज इनिशियली स्टेब्लिश्ड इन। सबसे पहले जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तो उसका एक हेडक्वार्टर बनाया गया होगा ना। अभी प्रेजेंटली का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता पहला हेडक्वार्टर बना था आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ बना था? कोलकाता, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोलकाता भी फेमस है आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वाज परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। कोलकाता से आप जानते हैं कि जो उसका हेडक्वार्टर था आरबीआई का, उसको कोलकाता से शिफ्ट कहाँ किया गया है? मुंबई में किया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ईयर था, उसको कब शिफ्ट किया गया? दोस्तों 1935 को मुंबई क्या माने कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर बना था, लेकिन मुंबई में शिफ्ट किया गया था 1937 में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। 1937 में मुंबई में इसको हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया, ठीक है दोस्तों। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई वॉज सेटअप ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ। आखिर कौन सी ऐसी कमीशन हुई थी जिसके रिकमेंडेशन में आरबीआई को सेटअप किया गया? दोस्तों उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। और दोस्तों ये कमीशन कब गठित हुई थी? ये हुई थी 1926 में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1926 में कमीशन बना था, हिल्टन यंग कमीशन के, मतलब हिल्टन यंग के द्वारा कमीशन हुआ था। और 26 से लेकर 35 में जाके आरबीआई की स्थापना की गई है, ठीक है। तो कमीशन आप रट लीजिए और साथ में इसका ईयर भी साथ साथ में याद करते रहिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि जो हिल्टन यंग कमीशन, इसको एक और नाम दिया गया था। वो क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था रॉयल कमीशन। आप जानते हैं जो हिल्टन हैं वो बहुत बड़े हमारे फाइनेंसिस्ट थे, मतलब वो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जिसको कह सकते हैं। लेकिन वो असल में क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक वो थे, एम्प्लॉय कह सकते हैं, आदमी कह सकते हैं। वो बहुत रॉयल रहते थे, ऐसा आप ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं कि रॉयल कमीशन उसको कहा जाता है। वो दोस्तों ये ट्रिक है, कोई मतलब स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अब दोस्तों छोटी छोटी बातें होंगी, हम मतलब थोड़ा सा जल्दी में इसको निपटाएंगे और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, द बैंक नोन एज बैंकर्स बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जिसको हम कहते हैं कि वो सारे बैंकों का बैंक है। तो उसको क्या, उसका नाम क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? सारे बैंकों का बैंक है, मतलब बाप का भी बाप कौन है? आरबीआई है। ऐसे मतलब मजाक के टर्म में आप लर्न इसको कर सकते हैं। दोस्तों अब बताते हैं कि एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो भी आरबीआई है। जैसे कहते हैं नहीं अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ऐसे ही अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा? आरबीआई होगा, ठीक है। तो आरबीआई दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, वो भी इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि आरबीआई को हम कितने अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी आरबीआई है। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई के कितने नाम हैं? बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया,
अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे आरबीआई के ही नाम हैं। तो आप इसको वन बाय वन, जैसे आप रफ कॉपी में इसको नोट डाउन कर लिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करते रहिए और इसको याद करते रहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि इसको आखिरकार रेगुलेट कौन करता है। आरबीआई को रेगुलेट कौन करता है, तो इसके गवर्नर होंगे, ठीक है। लेकिन द रेगुलेटर ऑफ लोन्स कौन करता है, लोन्स का लेन देन, आखिरकार लोन का लेन देन कौन करता है, आरबीआई करता है ना। मतलब अगर किसी पर्सन को ज़रूरत होती है पैसों की, लोन की ज़रूरत होती है, तो वो बैंक में जाता है। लेकिन किसी बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ गई तो वो कहाँ जाएगा, तो वो दोस्तों आता है आरबीआई में, ठीक है। तो जो आरबीआई के थ्रू लोन का लेन देन होता है उसके कुछ रेट्स भी होंगे, जिसको कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। उसमें रेपो रेट आता है, कैश रेट आता है, अलग अलग रेट्स आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए रेगुलेटर ऑफ लोन किसे कहते हैं, आरबीआई को ही कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है द बैंक विच ऑफन रेफर्ड एज मिंट स्ट्रीट। मिंट स्ट्रीट ऐसे बैंक, किस बैंक को कहते हैं हम मिंट स्ट्रीट, दोस्तों उसका आंसर है आरबीआई। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, क्योंकि मिंट स्ट्रीट ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो आज आपके सामने आरबीआई का जो पिटारा खुला हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया है कि आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो मिंट स्ट्रीट किस बैंक को कहते हैं, तो आरबीआई को हम मिंट स्ट्रीट नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय, द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय। तो ये पहली ऐसी स्कीम थी, मतलब वन ऑफ द ओनली स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है उसको किसने फॉर्मुलेट किया है, वो फॉर्मुलेट किया गया है आरबीआई के द्वारा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बैंक है ये, है ना। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। क्या, द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया। क्रेडिट मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। तो पैसे का लेन देन, मतलब पैसा किसको कितना रेट में दिया जाए, कितने रेट से लिया जाए, जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, एक्स वाई जेड जो भी कंट्रोल करता है क्रेडिट को। तो क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है इंडिया का, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो रेगुलेटर भी है, वो कंट्रोलर भी है, इसको हम रेगुलेटर भी कह सकते हैं और कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मनी मार्केट का कंट्रोलर किसे कहते हैं, आरबीआई को ही कहते हैं। तो आप ये भी जान रखिए कि मनी मार्केट कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। अब दोस्तों देखिए द बैंक विच रिप्रेजेंट इंडिया इन द आईएमएफ। आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एक ये संस्थान है, वहाँ पे कौन सा इंडिया का ऐसा बैंक है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, है ना। दोस्तों उसका आंसर होगा आरबीआई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कौन है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो आरबीआई है ना। तो जो सबसे ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है वही तो रिप्रेजेंट करेगा ना किसी को। तो दोस्तों वो आरबीआई ही हमारे आईएमएफ में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों अब बात आती है कि आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन। आरबीआई को आखिरकार कब नेशनलाइज किया गया था। स्थापना तो हुई थी इसकी 1935 में, 37 में वो कोलकाता से मुंबई में आया था, लेकिन उसको नेशनलाइज कब किया गया था दोस्तों, उसका ईयर होगा 1949, ठीक है। लेकिन उसका जो मंथ है वो जनवरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी स्थापना थी वो भी 1 अप्रैल को हुई थी, अप्रैल 1, और यहाँ पे जो उसकी नेशनलाइजेशन की गई है वो जनवरी 1 को की गई है। तो आप सिमिलरिटी देख रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उसको नेशनलाइज स्थापना किया गया था, और यहाँ पे नया ईयर स्टार्ट हुआ था तो उसको नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों एक टाइम था, ऐसा आया था जब आरबीआई केरला में भी उसका हेडक्वार्टर हुआ था। तो दोस्तों जब आरबीआई केरला में था तो उसका हेडक्वार्टर किस डिस्ट्रिक्ट में था, मतलब कौन सी जगह पे था केरला में, तो दोस्तों उसका आंसर था तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में उसका हेडक्वार्टर था। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि जब आरबीआई केरला स्टेट में था तो उस टाइम वहाँ का हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे था, तो वो था दोस्तों तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। केरला, आप केरला की आप कैपिटल, राजधानी और सीएम गवर्नर के नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा एक घुमाने वाला क्वेश्चन ये है कि द एनिमल इम्पोज्ड ऑन द एल्बम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक फ़ोटो होती है ना, इसको हम एल्बम कहते हैं। उस एल्बम में कौन सा ऐसा एनिमल है वो आपको नाम बताना है दोस्तों, वो है टाइगर। टाइगर ऐसा एनिमल है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एल्बम में देखते हैं। आप ध्यान से लोगों को भी, जो लोगो है आरबीआई का
उस लोगों को, डायग्राम को ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस लोगों को ध्यान से देखिए, क्योंकि आरबीआई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी बैंकिंग टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आखिरकार उस बैंक का लोगों को आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने एनिमल के बारे में देखा था, अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है ट्री के बारे में, कि द ट्री इम्बोज्ड ऑन द एल्बम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आपने एल्बम एनिमल का देखा था ना कि कौन सा एनिमल उसमें है, अब बात आती है ट्री के बारे में कि वो कौन सा ऐसा ट्री है जो उसके एल्बम में दिखाई देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। दोस्तों उस ट्री का नाम है पाल्म ट्री, PALM, पाल्म ट्री। तो पाल्म ट्री करके एक ट्री है जो उसके एल्बम में रहता है। तो एनिमल और ट्री दोनों चीज़ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप पक्का से लर्न कर लीजिए और एल्बम को तो अपने दिमाग में आप बैठा ही लीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको टाइम मिले और मेरा अगर आप कहना मानेंगे तो जितने भी नोट है अभी करंट टाइम में, मीन्स दैट 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100 और 500 के रुपीज़ के जो नोट हैं उनके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है वो किस मतलब किस जगह की पिक्चर है पहला, और वो जगह किस स्टेट में है। तो वो चीज़ अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप 100% आप हर ऑलराउंडर तैयार हो जाएंगे इस आरबीआई के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है और उनका जो जगह है वो भी, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के। जब आरबीआई पहली बार 1935 में बना था, मैं बार बार डेट बोल रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद रहती रहे, ठीक है। तो उसका पहला जो वो था हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। पहले गवर्नर उस टाइम कौन थे दोस्तों? पहले गवर्नर का नाम है सर ऑसबॉर्नी स्मिथ, सर ऑसबॉर्नी स्मिथ, ठीक है। तो सर ऑसबॉर्नी स्मिथ करके हमारे क्या थे, पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के, ठीक है। तो याद रखिए फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट हेडक्वार्टर कोलकाता, और फर्स्ट बार जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1935 में हुई थी, अप्रैल 1 को हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिमेंबर है। नेशनलाइज कब किया गया था? जनवरी 1 में 1949 में, आज़ादी के बाद, तो वो उसको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। अब ये तो थे ब्रिटिश टाइम के। अब मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो गवर्नर इंडियन हुए थे पहले, उनका क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था CD देशमुख, है ना, CD देशमुख, ठीक है। तो पहले मतलब फर्स्ट गवर्नर तो ठीक है, वो स्मिथ करके हैं, सर ऑसबॉर्न नी स्मिथ करके हैं। लेकिन अगर मैं इंडियन की बात करूं, क्योंकि हमारा ये इंडियन बैंक है ना, आरबीआई जो है वो इंडियन बैंक है, तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट इंडियन कौन बना था गवर्नर, तो उसका नाम है CD देशमुख। दोस्तों ऐसे ही इसको लर्न करते रहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल अभी से लेकर, मतलब फर्स्ट गवर्नर से लेकर इंडियन के अभी जो करंटली गवर्नर हैं वो कौन से नंबर के हैं, ठीक है। तो दोस्तों आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम है श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। और इससे आप जान सकते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन आया था 2016 में, तो उस टाइम करंटली गवर्नर कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि जब डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे। दोस्तों उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे उदित पटेल, ठीक है। और दोस्तों डिमोनेटाइजेशन अभी मतलब ओवरऑल अभी तक हमारे कंट्री में 3 बार हो चुका है, ठीक है। एक बार हुआ था आज़ादी से पहले, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और आज़ादी के बाद 2 बार हो चुका है, 1976 में और 2016 में हुआ है। तो उस टाइम गवर्नर कौन थे? 1976 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम गवर्नर कौन थे? तो जल्दी से आप सर्च कीजिए, लर्न कीजिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि हु इज़ द प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो अभी करेंटली डिप्टी गवर्नर कौन है, ठीक है। तो दोस्तों महेश कुमार जैन एज ए डिप्टी गवर्नर, दोस्तों इनको रीअपॉइंट किया गया और इनका जो टेन्योर है वो 2022 तक जाएगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको रीअपॉइंट किया है। पहले से ये इनका रिटायरमेंट हो रहा था, इनका टेन्योर एंड हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको रीअपॉइंट कर लिया, इनको दोबारा नौकरी में रखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के? उनका नाम है महेश कुमार जैन, इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ चलिए कि अभी जो करेंटली शक्तिकांत दास जी हैं वो करेंटली अभी 25th गवर्नर हैं हमारे कंट्री के, ठीक है। तो इंडिया के वो 25वें गवर्नर बने हैं अभी। उससे पहले 24वें गवर्नर कौन था?
उर्जित पटेल थे। और दोस्तों इन सब में मतलब 25 गवर्नर जो बने हैं, इन सब में एक खास बात ये है कि इन सब में एक भी फीमेल गवर्नर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत सारा इंपॉर्टेंट रखता है कि इन जितने भी अभी तक गवर्नर बने हुए हैं हमारे कंट्री के आरबीआई में, उन सब में एक भी फीमेल गवर्नर नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही मतलब बहुत ही रोचक बात है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है, तो चलिए वो सब बात ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हाउ मैनी सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई, आरबीआई की आखिरकार कितनी सब्सिडरी हैं। सब्सिडी मतलब होता है दोस्तों उसके ब्रांचेस। ठीक है, एक तरीके के ब्रांच है। दोस्तों आरबीआई की 4 सब्सिडरी है। क्या आप उसके नाम जानते हैं? और दोस्तों इसके सब्सिडरी के ऊपर बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो सब्सिडरी का नाम पूछेगा, क्योंकि वो क्या नाम है, ऑड वन आउट करके पूछते हैं कि ये सब्सिडी है कि नहीं, ये सब्सिडी है कि नहीं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आपके वो भी बताते हैं आपको कि अगर इसकी सब्सिडी ये है तो उनका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है कि आखिरकार उनका फुल फॉर्म क्या है सब्सिडी का, और वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब साथ साथ में दोस्तों आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस भी पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस आखिरकार कितने हैं। तो दोस्तों आरबीआई का प्रिंटिंग प्रेस 2 हैं, एक नासिक में और एक मैसूर में है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताता हूँ सब्सिडी कितनी है इसकी। 4 हैं। पहला है, ध्यान से मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए, ध्यान से, और उसको लर्न करते रहिए। ठीक है दोस्तों, पहला है DICGC। ठीक है, क्या है? DICGC। दूसरा है दोस्तों BRBNMPL। ठीक है, BRBNMPL। तीसरा है दोस्तों REBIT। ठीक, चौथा है दोस्तों IFTAS। अब देखिए एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म ऐसे नहीं बोलेगा कि बताइए IFTAS का फुल फॉर्म क्या है। वो ये पूछेगा कि बताइए IFTAS में T क्या है, या BRBNMPL में P क्या है, P स्टैंड फॉर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन आपसे पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, वो आपसे एक एक लेटर का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ये लेटर किस क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो चलिए हम उसके फुल फॉर्म पे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले IFTAS है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, अब है REBIT, तो ये है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तीसरा है दोस्तों BRBNMPL। दोस्तों इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मतलब इसमें हिंदी टर्म में यूज़ किए। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था प्रीवियस एग्जामिनेशन में, जिसमें ये बोला गया था कि ऐसी कौन सी सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिसके नाम पे 2 हिंदी वर्ड यूज़ किए गए हैं। दोस्तों वो यही सब्सिडरी थी। कौन सी? देखिए इसमें क्या है, BRBNMPL है ना, तो उसका क्या फुल फॉर्म हुआ? भारतीय, पहला हिंदी वर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, दूसरा हिंदी वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फुल फॉर्म है, मतलब ये जो सब्सिडरी है, इसमें 2 हिंदी वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से लॉजिकली देखिए। ठीक है, चौथा दोस्तों है कि DICGC, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो C है, C से कई जो बच्चे होते हैं वो क्रेडिट लगा देते हैं, गारंटी क्रेडिट लगा देते हैं इसको। तो क्रेडिट पीछे तो है, देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो लास्ट में भी क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसके 4 सब्सिडी थे और उसके फुल फॉर्म थे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या रिपीट करता हूँ? शॉर्टकट, कैसे कि DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सेकेंड है BRBNMPL, तो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तीसरा है दोस्तों REBIT रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और फिर IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।